आज हम पढ़ेंगे इंडियन रेनेसेंस मीन्स भारतीय पुनर्जागरण। एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता है बेटा, जो इंडिया में कुछ ग्रेट पीपल्स ने चलाया। तो उनके बारे में है, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, विवेकानंद हो गए और सर सैयद अहमद खान हो गए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। यह आपका बेटा लेक्चर 8 होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो बिना देर किए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेनेसेंस में सबसे पहला बड़ा नाम आप जो पढ़ेंगे वो बेटा राजा राम मोहन रॉय पढ़ेंगे। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता या फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहते हैं। मॉडर्न इंडिया के पहले महान नेता हैं। ये यूरोपियन इनलाइनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे एंड इन्होंने रीज़न दिए ऑन द रीज़न एंड द ह्यूमन डिग्निटी। ये सबसे ज़्यादा फोकस डालते थे क्या कारण है और कैसे मानव को सम्मान दिया जा सकता है। इन्होंने ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ईस्ट का बहुत रिस्पेक्ट किया, बट इन्होंने ये बिलीव किया कि मॉडर्न कल्चर की हेल्प के बिना इंडिया रिवाइव नहीं कर सकता। गिफ्टेड लिंग्विस्टिक थे, इन्हें कई भाषाएं आती थी जैसे संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच एंड लैटिन। इवन हिब्रू एक लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल यूरोपियन ओल्ड लैंग्वेज है जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी है, वो तक इन्होंने सीखा था ताकि ये इसको पढ़ पाए। रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल क्वेस्ट की अगर बात करोगे तो राजा राम मोहन राय ने एक पर्शियन बुक लिखी है, तुहाफत उल मुवाहिदीन, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। 1809 में लिखी थी ये बुक और इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है किसको? वन गॉड मोनोथिज्म को। इन्होंने बंगाली में वेदों को ट्रांसलेट किया और पांचों वेदों को, उपनिषदों को, 5 उपनिषद और 4 वेद इन्होंने ट्रांसलेट किए। इन्होंने आत्मीय सभा कोलकाता में 1814 को एस्टेब्लिश की। इन्होंने हमेशा कहा है कि ये मूर्ति पूजा जो आइडल वर्शिप है ये बहुत ज़्यादा रिजिड है और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड है और सुपरटिशियसनेस जो हम फॉलो करते हैं वो भी बेकार है हमारे लिए। तो इन सब के वो अपोज थे। ही अप्लाइड इन द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म देखा, इसमें हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं, क्रिश्चियन सब कुछ पढ़ा। इवन इन क्रिश्चियन परसेप्ट्स ऑफ जीसस, इनका जो मॉरल मैसेज था उसे तो उन्होंने फॉलो किया, पर जो मिरेकल स्टोरीज हैं बाइबल में उसको इन्होंने नहीं माना। क्रिश्चियन मिशनरी इसलिए एंग्री थे इन पर क्योंकि रॉय साहब ने कभी भी अपना धर्म नहीं परिवर्तित किया, वो क्रिश्चियन नहीं बने कभी, बल्कि वो जो ह्यूमनिस्टिक और मॉरल मैसेज थे क्राइस्ट के उसको भी हिंदुइज्म में जोड़ना चाहते थे। उन्होंने हिंदू रिलीजन को डिफेंड किया और इनकी फिलॉसफी थी जिसको है ना, ये फिलॉसफी थी जिससे इनके पास इग्नोरेंट अटैक कई बार मिशनरीज के हुए। ये ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट के माने जाते थे, बट ये चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट का वो साथ रहे। 1828 में बेटा इन्होंने ब्रह्मो समाज फाउंड की। ब्रह्मो समाज के बाद ब्रह्मो सभा और 1830 में इन्होंने ब्रह्मो समाज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म। इनका बेस जो था ट्विन पिलर्स थे, वेदास एंड उपनिषदास, इनके कारण ढूंढते थे। इसके बाद इन्होंने इनकॉर्पोरेट टीचिंग अदर रिलीजन के लिए भी मेहनत की और इन्होंने इन्हीं के चक्कर में आइडल्ट्री को इन्होंने दिया, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात की। इवन जो हमारे यहाँ ऐसी प्रथाएं थी जो नहीं फॉलो हो सकती थी उनको इन्होंने बंद भी किया, जैसे सती। ताराचंद्र चक्रवर्ती पहले सेक्रेटरी बने ब्रह्मो सभा के। इसके बाद इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, रॉय ग्रेटली रिप्रेजेंटेड द पैथिक कंडीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सोसाइटी सिंपलाइज्ड बाय द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। जाहिर सी बात है महिलाओं की दशा बहुत खराब थी, इनह्यूमन प्रैक्टिस एक सती चलती थी। उन्होंने कई सारी पिटिशंस पार्लियामेंट में दी और कई सारे विग्रस कर्सेट के सती एबॉलिश होनी चाहिए, तो विलियम बेंटिंक ने 1829 में से एबॉलिश किया। इन्होंने पॉलीगेमी और डिग्रेडेड स्टेटस ऑफ विडो, पॉलीगेमी कई सारे पत्नियां रखना और विडो का जो स्टेटस था उससे भी कोशिश की इंप्रूव करने की। इन्होंने ये भी कहा कि जो फीमेल्स हैं उनको भी अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन की बात करो तो इनको डच वॉच मेकर डेविड हार्ले थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 में फॉलो किया, इन्होंने इनकी मदद की। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने एक इंग्लिश स्कूल कोलकाता में डाला। इसके बाद 1825 में वेदांता कॉलेज डाले, ठीक है, जो इंडियन लर्निंग के साथ वेस्टर्न सोशियो और फिजिकल साइंस भी पढ़ाते थे। वो चाहते थे कि बंगाली एक व्हीकल बने इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स का, इसीलिए उन्होंने बंगाली ग्रामर भी कंपोज करी। इन्होंने
इंग्लिश एजुकेशन के ब्लाइंडली सपोर्टर थे और मैकॉले की मिनट थी विच लेड द माउंटेन फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो मैकॉले की बातों को भी इन्होंने सराह खोली और बहुत अच्छे से फॉलो हुआ और मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हो गई। नेशनल कॉन्सेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्शियसनेस में राम मोहन रॉय ये यकीन करते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए और इसके लिए वेदांतिक मैसेज जरूरी है। तो इन्होंने उसके लिए फाउंडेशन डाला ऑफ द इंडिया यूनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके बाद कास्ट रिजिडनेस बहुत थी, डिसयूनिटी थी, में डिप्राइव क्लास अलग थी, उनकी कंडीशन बहुत अजीब थी, बहुत गंदा लोग सोचते थे। तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म की भी बात की और खुद को पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी कहा। ये इंडियन जर्नलिज्म को लाए और बंगाली, पर्शियन, हिंदी और इंग्लिश में साइंटिफिक और लिटरली पॉलिटिकल एजुकेशन देने लगे। इन्होंने बंगाली में वीकली एक मैगजीन चलाई जिसे संवाद कॉमेडी बोलते हैं, वीकली न्यूज़पेपर था। ये पहला न्यूज़पेपर था जो एक इंडियन ने एडिट किया, इंडियन ने पब्लिश किया और इंडियन ही मैनेज कर रहा था। इन्होंने एक पर्शियन वीकली भी स्टार्ट किया, मिरात उल अखबार। इसके बाद पॉलिटिकल एजुटेशन की बात करो तो ये पहले इंडियन हैं जो पब्लिक एजुटेशन में पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे थे। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन प्रेस के बारे में बात की। इन्होंने ऑप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाली जमींदार से बारे में बोला और डिमांड किया कि मैक्सिमम रेंट्स की जगह मिनिमम रेंट्स की बात करें, परमानेंटली फिक्स्ड इनकम हो तो दी जाए। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया और इन्होंने कभी इसे अपोज नहीं किया, पर इन्होंने सिर्फ ये बोला कि इसमें जो फिक्सेशन है वो फिक्स करें। इसके बाद एबोलिशन हुआ ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म हो जाए। रिमूवल द हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स, और जो इंडियन गुड्स थे उनमें जो हैवी ड्यूटी लगी होती थी उसको भी इन्होंने कहा ये भी नहीं लगनी चाहिए, इसे भी बंद करो। इसके बाद इंटरनेशनलिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर सेड दैट ही वाज द वन पर्सन इन हिज टाइम इन द वर्ल्ड आई रियलाइज कंप्लीटली द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न एज। तो इन्होंने कहा कि ये इकलौते ऐसे पर्सन थे उस टाइम पे जिन्होंने दुनिया को देखा और ये देखा कि मॉडर्न एज में ये सारी चीज़ें कैसे सिग्निफाई होती हैं। और सैडेंड बाय द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ नेपाल ही कैंसल्ड हॉर हिज सोशल एंगेजमेंट। जब नेपाल अपने रेवोल्यूशन में फेल हो गया तो इन्होंने अपने सारे सोशल एंगेजमेंट बंद कर दिए। इन्होंने स्पेनिश और अमेरिकन की जो वॉर हुई रेवोल्यूशन की, वो जब हुई अच्छे से हो गई तो 1823 में इन्होंने पब्लिक पार्टी दी, पब्लिक पार्टी ऑफर की डिनर की सबको। इसके बाद ही कंडेम्ड एब्सेंटीज इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन आयरलैंड एंड डिक्लेयर दैट ही वुड इमिग्रेट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो इन्होंने कहा जैसे अंग्रेजों ने अपने एरिया में लैंडलॉर्डिज्म आयरलैंड में खत्म कर दी, वैसे ब्रिटिश एम्पायर में भी होनी चाहिए। फॉर दिस उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, वो बायकॉट करना चाहते थे, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। और इनकी मदर भी थी बहुत अच्छी, बट कितनी अच्छी थी आपको कैसे पता चलेगा कि जो इनके आइडियाज़ थे, जो ये पार्टी देते थे, ब्रिटिशर्स के साथ भी थे और नहीं भी थे, तो इनको बहुत ज़्यादा इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सोशल इनका जो बायकॉट स्टार्ट हो गया था, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से जिसने पार्टिसिपेट किया इनकी मदर ने। इनकी मदर ने भी कहा कि ये हमारे साथ समाज में नहीं रह सकता, तो कहते समाज से निकाल दिए गए। फिर इनको एक डच जिसे वॉच मेकर डेविड हैरे बोलते हैं और स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ ने हेल्प किया। इंडियन एसोसिएट्स में इनके बेटा द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्ना टैगोर और चंद्रदेव थे। इनको राजा का टाइटल बेटा मुगल एम्परर सेकंड ने दिया था, क्योंकि इंग्लैंड में क्वीन से मिलने जाना था इन्हें, और क्वीन से वही मिल सकता है जो खुद राजा हो। रॉय फिर वहां इनकी इंक्रीज की पेंशन की बात करने जाते हैं और ब्रिस्टल में ही इंग्लैंड में ये मर जाते हैं 1833 में। फिर आती है ब्रह्मो समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के साथ। ब्रह्मो समाज का ट्रेडिशन राजा राम मोहन रॉय का आगे बढ़ा और इसे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे कंटिन्यू किया। ब्रह्मो समाज हिंदू रिफॉर्म्स के बारे में बात करता था, वेदास पढ़ाता था और उपनिषद पढ़ाता था और इन्हीं में लगा रहता था। ब्रह्मो समाज ने इवन आइडेंटिटी वर्शिप और सुपरस्टिशियसनेस और रिचुअल्स को भी रिजेक्ट किया। वन गॉड या मोनोथिज्म की बात की और इन्होंने कहा विदाउट मेडिटेशन ऑफ द प्रीस्ट, मीडिएशन ऑफ द प्रीस्ट, मतलब इन्होंने कहा वन गॉड है तो कोई मीडिएशन नहीं चाहिए आपको प्रीस्ट का। ब्रह्मो समाज अपोज कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, इन्होंने ये सारी चीजें भी मना की और इसे भी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने वुमेन का अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की, विडो मैरिजेस की, ठीक है, और मॉडर्न एजुकेशन को मैन और वुमेन तक पहुंचाया। देवेंद्रनाथ टैगोर जो बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे, इन्होंने तत्वबोधनी सभा स्टैब्लिश की, प्रोपोगेटेड द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, इंक्लूडेड पर्सनैलिटीज लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा और उसका जर्नल तत्वबोधिनी पत्रिका प्रमोटेड
द सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ इंडिया पास, इसने सिस्टमेटिक स्टडी की इंडिया के पास की, और रैशनल आउटलुक को हेल्प की प्रमोट करने की। इन 1843 देवेंद्रनाथ टैगोर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवाइटलाइज्ड ब्रह्मो समाज। इसके बाद 1843 में इसे फिर से रिवाइटलाइज किया गया। रिवाइटल जब ये हो गई, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। रिवाइटलाइज करने के बाद जब ये आगे बढ़े तो 1857 केशव चंद्र सेन थे जिन्होंने ब्रह्मो समाज को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 1863 में स्प्लिट हो गए ब्रह्मो समाज में। एक देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ग्रुप था जिसने आदि ब्रह्मो समाज को सभा को पकड़ा, और केशव चंद्र सेन के साथ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया आ गया। इसके बाद बेटा जो सेन साहब थे, केशव चंद्र सेन के ब्रह्मो आइडियाज जो थे मद्रास में फैले, वेद समाज फाउंड हुआ, चेम्बेती सिरधारल्लू नायडू थे, और इन्होंने ब्रह्म समाज की बुक को तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट किया। महाराष्ट्र में भी प्रार्थना सभा फाउंड की सेन के इन्फ्लुएंस के चक्कर में। सेन एंड ऑल्सो फाउंडेड द इंडियन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये भी इन्होंने फॉलो किया। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी, इवन स्टार्टेड न्यूज़पेपर इंडियन मिरर। ही टुक इम्पॉर्टेंट पार्ट इन गेटिंग नेटिव मैरिज एक्ट और ब्रह्मो मैरिज एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट, जिसमें इंटरकास्ट और इंटर कम्युनिटी मैरिज हो सकती हैं। पर ये हुआ कि इन्होंने अपनी माइनर डॉटर की महाराजा ऑफ कोच बिहार से जब शादी कर ली तो एक और स्प्लिट हो गई, क्योंकि ये जिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट खुद चल रहे थे। तो 1878 में ये एक स्प्लिट होती है और एक न्यू ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। इसके बाद सेकंड स्प्लिट आती है। सेकंड स्प्लिट गेव द फैटल ब्लो टू द मूवमेंट। जब सेकंड स्प्लिट होती है तो बहुत बुरी कंडीशन कर देती है। ऑल्सो इज इन्फ्लुएंस वॉज कन्फाइंड मोस्टली अंड अर्बन एजुकेशन, और ये अर्बन एजुकेटेड ग्रुप तक ही फैली हुई थी। ये एक डिसिसिव इन्फ्लुएंस लेते हैं ऑन इंटेलेक्चुअल, सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल और रेस्ट ऑफ द इंडिया इन 19th and 20th सेंचुरी। इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ता है उस पर। फिर यंग बंगाली मूवमेंट और हेनरी विवेन डेरोजियो। डेरोजियो जो थे बेटा एंग्लो इंडियन पोएट थे और ये टीचर थे हिंदू कॉलेज में। इन्होंने इनक्रेज किया कि फ्री सोचें, क्वेश्चंस अथॉरिटी के साथ करें, मोरल रेडिकल देन राजा राम मोहन रॉय से ज़्यादा ओपन थे। ही अट्रैक्टेड मैनी ब्राइट स्टूडेंट्स, और इन्हीं को यंग बंगालीज या डेरोजियंस बोले जाने लगा। डेरोजियंस सपोर्टेड वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन। इन्होंने वुमेन राइट्स और एजुकेशन को सपोर्ट किया। सिविली रिडिक्यूल्ड डिसिडेंट्स कस्टम एंड रिचुअल्स, और इन्होंने जो बहुत सारे अजीब अजीब कस्टम और रिचुअल्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े रहे। ये हेनरी डेरोजियो पहले नेशनलिस्ट पोएट है मॉडर्न इंडिया के। इन्हें 1831 में बेटा इनके कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद ये कुछ कर नहीं पाए, कुड नॉट क्रिएट एज, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी मासेस की वो प्रॉपरली लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन जो थी उसको ये जानते नहीं थे, इसलिए भी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। हाउएवर इन्होंने बहुत सारे टास्क लिए, जैसे पब्लिक एजुकेशन, रिवीजन ऑफ द कंपनीज चार्टर, ट्रायल बाय ज्यूरीज, इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज। और डेरोजियंस को जो है पायनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल कहा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेटा ग्रेट संस्कृत स्कॉलर हैं। 1850 में ये संस्कृत का प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज बने और वहाँ पे वेस्टर्न थॉट्स भी पढ़ाना स्टार्ट किया। इन्होंने एक न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग संस्कृत ढूंढी। ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। इन्होंने कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ये चीज़ नहीं है संस्कृत पढ़ना और प्रीस्टली नॉलेज, तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज नॉन ब्राह्मणों के लिए भी खोल दिया। ही रॉट अ बंगाली प्रीमियर, ठीक है, तो प्रीमियर जो ये लिखते थे बंगाली वो आज भी यूज में आता है। स्टार्टेड द मूवमेंट विडो री मैरिज को सपोर्ट करने के लिए, और विडो री मैरिज एक्ट भी बेटा पास हो गया 1856 में। इसके बाद आपका आएगा फर्स्ट लॉफुल हिंदू विडो री मैरिजेस जो इनके सुपरविजन में हुई वो विद्यासागर के सुपरविजन में हुई, और इसके बाद नियरली 25 और शादियां इन्होंने 55 से 60 5 साल में करा दी। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के भी अगेंस्ट बोला। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बनकर इन्होंने 25 गर्ल्स स्कूल्स खोले। ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ फर्स्ट गर्ल स्कूल। पहले गर्ल्स स्कूल के सेक्रेटरी थे, इसका नाम था बैथ्यून स्कूल ऑफ कोलकाता 1849। इसके बाद बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये पाइनियर हैं मुंबई के। इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पर अटैक किया और हिंदुओं में रिफॉर्म के लिए पॉपुलर हुए। इन्होंने वीकली स्टार्ट किया दर्पण के नाम से 1832 में, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स करते रहे।
गोपाल हरि देशमुख, बेटा इन्हें लोकहितवादी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने फेमस सतपत्रे लिखे, मतलब 100 लेटर्स, विच एम्फेसाइज नेशनल रीजनरेशन थ्रू सोशल रिफॉर्म्स एंड मॉडर्न एजुकेशन, जिसमें इन्होंने कहा कि नेशनल रीजनरेशन तभी होगा जब हम सोशल रिफॉर्म्स करेंगे और मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे। ही एडवोकेटेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्होंने इंडियन सोसाइटी का रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स और मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक एंड सेकुलर वैल्यूज, इन पर इन्होंने मॉडर्न रीऑर्गेनाइजेशन की बात की। और इसके बाद बेटा ही सेड अगर रिलीजन आपको रिफॉर्म करने की परमिशन नहीं देता तो उस रिलीजन को ही बदल डालो। इसके बाद बेटा परहंस मंडली आएगी। ये बेटा 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जाम्भेकर और आरजी भंडारकर ने स्टार्ट की। ये एक भगवान पर यकीन करते थे और ये कास्ट के रूल्स को तोड़ना चाहते थे। इनकी मीटिंग्स होती थी बेटा, इसमें जो खाना होता था लो कास्ट के लोग बताते थे और उस लो कास्ट के लोगों से हर को खाना खाना पड़ता था। इन्होंने विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें की। इसके बाद स्टूडेंट लिटरली एंड द साइंटिफिक कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज बनी। बॉम्बे और पूना में सम एजुकेटेड यंग स्टूडेंट्स ने बनाया, इसको ज्ञान प्रकाश मंडली भी बोला जाता है। इसकी जो ब्रांचेस थी गुजराती और मराठी दोनों में थी। इन्होंने लेक्चर्स स्टार्ट किए पॉपुलर इन साइंस एंड सोशियो क्वेश्चंस, और इनका एम था एक गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट करना। फिर प्रार्थना सभा आई बेटा, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय एम.जी. रानाडे, आर.जी. भंडारकर, फेमस संस्कृत स्कॉलर एंड हिस्टोरियन, एंड आत्माराम पांडुरंग। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसफुल है ब्रह्मो समाज में। इनका एम था समाज टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन एंड थॉट द प्रैक्टिस ऑफ लाइट ऑफ मॉडर्न नॉलेज। कह रहा है मॉडर्न नॉलेज के साथ हिंदुओं के रिलीजन में सुधार जरूरी था। इट प्रीज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, इन्होंने वन गॉड की वर्शिप के बारे में बात की। ट्राइड और टू फ्री रिलीजन ऑफ कास्ट ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रिसाइडली डोमिनेशन, इन्होंने ये भी कोशिश की जो हिंदू रिलीजन है वो कास्टिज्म की रूढ़िवादिता से तथा जो पंडितों या ब्राह्मणों का जो डोमिनेशन बहुत है उसको खत्म करने की कोशिश की। ये साउथ में भी बहुत अच्छे से फैला और इसका रिजल्ट ये हुआ तेलुगु रिफॉर्मर थे एक विरसालिंगम पंतुलु, इन्होंने राजमुंद्रे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन एंड वर्क किया अपलिफ्टमेंट के लिए वुमेन के और विडो रिमैरिज एक्ट आंध्रा में। इसके बाद बेटा ज्योतिबा फूले एंड सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले ने स्टार्ट किया सत्यशोधक समाज मूवमेंट जहां पर लोअर कास्ट के लोग इजीली जा सकते थे। फूले का वर्क जो था बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वुमेन एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि ये लोअर कास्ट में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत की इन्होंने, इसके बाद इतनी मेहनत की जब उसके बाद ये एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने लिबरलाइजेशन लोअर कास्ट में ऐड किया। ये पहले पर्सन इंडिया में जिसने लो कास्ट गर्ल्स के लिए स्कूल खोला 1851 में पुणे में। इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया अनटचेबल्स के लिए जो कई सारी हार्डशिप फेस करते थे, और ये विडो रिमैरिज के पानियर रहे महाराष्ट्र में। ही फाउंडेड सत्यशोधक समाज, इन्होंने सत्यशोधक समाज 1873 में फॉलो किया। इन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया अपनी बुक गुलामगिरी में। इसके बाद इन्हें पूना के लोगों ने महात्मा का टाइटल दिया। फिर रामकृष्ण विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस बेटा रिलीजियस सैल्वेशन की बात करते थे, ट्रेडिशनल वेज में रिनॉन्सिएशन की बात करते थे, मेडिटेशन की बात करते थे, डिवोशन की बात करते थे। और ये प्रीस्ट थे बेटा दक्षिणेश्वर टेम्पल कलकत्ता में, और सेंटली पर्सन थे, बहुत ज़्यादा लोग इनसे इन्फ्लुएंस्ड होते थे। इन्होंने कहा भगवान तक जाने की कई सारी रोडें हैं, साल्वेशन और सब वही है कि अगर आप मानव की सेवा करें तो वो मानव की सेवा भगवान की सेवा के बराबर होती है। ये ग्रेट डिसाइपल थे नरेंद्रनाथ दत्त जो थे जाने जाते थे स्वामी विवेकानंद के नाम से। इन्होंने पॉपुलराइज किया रिलीजियस मैसेज एंड कई सारी चीज़ें इन्होंने की। ये अपने गुरु जैसे थे, इन्होंने एसेंशियल वननेस और रिलीजन की बात की। ही सेट फॉर आवर ओन मर्थली एंड द जंक्शंस ऑफ द ओन मदरली एंड द जंक्शंस ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप। कह रहे हैं हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए सिर्फ दो ही लोगों से उम्मीद है, एक हिंदू से एक इस्लाम से। ही हिमसेल्फ सब्सक्राइब टू वेदांता और उसने फुल्ली रैशनल सिस्टम बना दिया। विवेकानंद कास्ट सिस्टम पर भी बोलते थे, रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस पे भी बोलते थे।
ही प्राउंटेड कि यहाँ पर कोई भी डेंजर एक ही है कि हम लोग ना तो वेद पढ़ पाते हैं, ना ही हमें कुछ आता है, तो आज की ना हम तांत्रिक है ना ही कुछ है। आज हम क्या कर रहे हैं, डू नॉट टच, हमें छुओ नहीं, क्योंकि हम बहुत पवित्र हैं और किचन में भगवान कुकिंग पॉट में बैठे हुए हैं। तो डोंट टच मी आई एम होली वाला जो एटीट्यूड है, इससे हम किसी से मिलेंगे नहीं और थोड़े दिनों में हम खुद ही पागल हो जाएंगे और रिलीजन हमारा खत्म हो जाएगा। अपने गुरु की तरह बेटा विवेकानंद भी बहुत ग्रेट ह्यूमनिस्टिक थे। ये इंडिया की पॉवर्टी से बहुत ज्यादा शॉक में रहते हैं और कहते हैं द ओनली गॉड इन हुम आई बिलीव इज द सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स अबव ऑल, माई गॉड wrist, my god are afflicted and my god the poor of all races। तो इन्होंने कई सारी चीजें बोली, सैडिस्टिक बोली क्योंकि इन्हें दुख लगा। इन्होंने कहा जितने मिलियनर्स है ना, वो जब तक इन गरीबों के बराबर नहीं आते, पे ऑफ नहीं करते, हेल्प नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होगा, तो दान दे। इनकी एक बुक है आई एम सोशलिस्ट, जिसमें इन रिच से बोलते हैं कि वो सारी चीजें छोड़े। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस शिकागो में होता है, वहां पर ये हिंदू ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से फैलाते हैं और ये अपना भाषण ही स्टार्ट करते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ। तो इंडियन ट्रेडिशन को वहां पर और ग्रेटनेस को दिखा देते हैं। इसके बाद बेटा 1896 में विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को फॉलो करते हैं ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सोशल वर्क के लिए, और पर्सनल साल्वेशन पे भी बात करते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद एस्टेब्लिश 2 सेंटर्स एट बेलूर एंड मायावती, मायावती और बेलूर, मायावती अल्मोड़ा में, वहां पर इन्होंने 2 और सेंटर डाले। हिज फिलोसफी ऑफ द एक्शन एंड नेशनल रीजनरेशन हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर इंडियन नेशनलिज्म। इनकी जो भी आइडियोलॉजीज और फिलोसफी थी उसने इंडियन नेशनलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, पर्टिकुलरली एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट नेशनलिज्म के लिए। आयरिश डिसाइपल सिस्टर नेविता थी इनकी, जिन्हें मार्गारेट नोबेल भी बोला जाता है। इन्होंने रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और अगेंस्ट ब्रिटिश के खड़ी रही। स्वामी दयानंद और आर्य समाज, आर्य समाज बेटा 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती फॉलो करते हैं, बनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर बाद में मुंबई से लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है। स्वामी दयानंद ने एक मंत्र दिया, गो बैक टू वेदास, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गो बैक टू वेदास भी इन्होंने एक स्लोगन दिया, आपको पता होना चाहिए। दूसरा इनकी एक बहुत फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक आप जरूर पढ़िएगा अगर टाइम मिले। ये इकलौती ऐसी बुक है जिससे बाबा रामदेव बाबा बन गए, तो ये बहुत अच्छी फिलोसफिकल रिलीजियस आइडियाज वाली बुक है, इसे एक बार आप जरूर पढ़िएगा। वेदास के बारे में बोलते हैं कि ये इकलौती है फाउंटेन ऑफ ऑल नॉलेज है। आइडेंटिटी को इन्होंने अपोज किया, रिचुअल, प्रीस्टहुड, इन सब के बारे में, और कास्ट सिस्टम, प्रीस्ट बाय ब्राह्मण, तो ये सारी चीजें इन्होंने भी अपोज की। ये वेस्टर्न साइंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता था कि वेस्टर्न साइंसेस आएगी तभी इसका एम्फेसिस एजुकेशन का हमारे यहाँ बढ़ेगा। ही मेट हैड डिस्कशन विद केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, जस्टिस राणा दे, गोपाल हरि देशमुख एंड अदर मॉडर्न रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स, इनके साथ ही मिले। आफ्टर इज डेथ आर्य समाज बेटा 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है, वेस्टर्न एंड और संस्कृत बेस। लाला हंसराज, लाला लजपत राय ने स्कूल से स्टार्ट किए, जिसे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बोलते हैं। हंसराज ने ऑनरी प्रिंसिपल बने पहले डीएवी कॉलेज के। अदर हैंड लेखराम एंड मुंशीराम ने इंडियन लर्निंग स्टार्ट की 1902 में। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगरी हरिद्वार में स्टार्ट किया और मोर ट्रेडिशनल एजुकेशन स्प्रेड करने लगे। फिर आर्य समाजिस्ट आए, उन्होंने भी एडवोकेट किया सोशल रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, इन्होंने भी एजुकेशन स्प्रेड की। दे फॉट अनटचेबिलिटी एंड द रिजिडनेस ऑफ द हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम। इसके बाद बेटा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर आप बात करोगे तो ये बेटा यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुई, हेडक्वार्टर्स इसके आए एडीआर महाराष्ट्र में। थियोसॉफिकल सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एनी बेसेंट थी, आयरिश थी और मेंबर ऑफ फैबियन सोसाइटी क्लब ऑफ इंग्लैंड की थी। थियोसॉफिकल एडवोकेटेड रिवाइवल एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ एंशिएंट रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म एंड जोरो आर्टिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके बाद इन्होंने रिकॉग्नाइज किया डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल एंड ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द मिस्टिज्म एंड ऑक्यूलिटिज्म। उसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिश किया सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस एंड लेटर इट्स डेवलप्ड बाय मदन मोहन लाल मालवीय एज बनारस हिंदू कॉलेज। सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट बेटा रिलीजियस इस्लाम में भी चले, ये भी कल्चर और एजुकेशन की बात करते थे। बिगनिंग में ये डायरेक्शन आया मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो कलकत्ता में फाउंड की
नवाब अब्दुल लातिफ ने सोसाइटी प्रमोटेड डिस्कशन एंड ऑल। इसके बाद फिर बेटा ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा स्वामी अहमद खान आ जाते हैं। सही सैयद अहमद खान के बारे में जब हम बात करेंगे, ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर है। ही डिक्लेयर्ड कुरान अलोन वाज द अथॉरिटी फॉर वर्क और इस्लाम राइटिंग एंड इसका इंटरप्रिटेशन भी चेंज होगा। इन्होंने कहा डिड नॉट कंसीडर रिलीजियस टेनेंट्स इम्यूटेबल, कहना अगर रिलीजन समय के साथ नहीं बदलता तो वो बेकार हो जाता है। सैयद अहमद खान बिलीव करते थे रिलीजियस वे सोशल लाइफ ऑफ मुस्लिम कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली बाय इम्बाइडिंग इमोशनल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक नॉलेज एंड कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे तभी मुस्लिम रिलीजन सुधरेगा। इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया, तहजीब ए अखलक, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी में अलीगढ़ में, और ट्रांसलेटेड अ वर्क ऑफ इंग्लिश। 1875 में बेटा अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज डाला जो वेस्टर्न साइंस और एजुकेशन देखती है, बाद में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोला जाने लगा। 1886 में इन्होंने मॉमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने वुमेंस के फेवर में लिखा, इन्होंने कहा उनको पर्दा सिस्टम हटा देना चाहिए, इनको एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके बाद सैयद अहमद खान ग्रेट बिलीवर थे रिलीजियस टॉलरेंस के। हिंदू पारसीज क्रिश्चियन सब फ्रीली कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। इसके बाद फिर भी एंड में हिंदू डोमिनेशन प्रिवेंट हुई और इन्होंने हिंदू डोमिनेशन के अगेंस्ट बोलने लगे, तो ये भी प्रॉब्लम थी। इन्होंने कहा कि ऑल इंडियंस एंड द मुस्लिम टू रिमेन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल फॉर सम टाइम। इन्होंने कहा जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं वो सारे इस वक्त पॉलिटिकली बाहर हो जाएं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसके अगेंस्ट भी बोला, ये भी नहीं अच्छा नहीं लगा। इन्होंने अपनी खुद के लॉयलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, विद द असिस्टेंस ऑफ राजा रवि प्रसाद ऑफ बनारस। तो राजा से प्रसाद ने इनकी मदद की। इन्होंने एक बुक लिखी, रॉयल मॉमडन ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स। With the support of his British associate Thandaro Brake, first principal of Mohammedan Anglo College, he started Mohammedan Anglo Oriental Defense Association. इसके बाद बेटा इसके फॉलोवर्स जो थे ब्रॉड माइंडेड थे और अच्छे थे, जैसे सर सैयद अहमद खान की हेल्प कई लोगों ने की, जिसमें आप अगर देखेंगे तो चिराग अली हैं, उर्दू पोएट अलफ हुसैन हैं, नाजिर अहमद हैं, मौलाना साबिल नुमानी हैं, और ये सब और कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, इनका साथ देते थे। इसके बाद बेटा यहाँ पर आपके लिए मैंने मूवमेंट्स लिख लिए हैं, कौन से मूवमेंट कैसे हुए, वहाबी मूवमेंट कब हुआ, कहाँ इन्फ्लुएंस था, कैसे कैसे कहाँ गए, फरेजी बंगाल में चला, किसने स्टार्ट किया, क्या हुआ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये आपको 100% हेल्प करेगा। तो ये मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, यही आपको एक बार पढ़ना है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट पढ़ें तो आपको 100% हेल्प होगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होपफुली आपने ले लिया होगा। अब ये पूरा टेबल याद कर लीजिएगा, इससे अप्रॉक्स 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। इसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द पारसीज आता है बेटा। पारसीज में भी रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं। तो इसमें रहनुमाई मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा इस्टेब्लिश होती है। इसके नौरोजी फरजौजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, ये सब होते हैं इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन का खुद का एक जर्नल होता है जिसे राष्ट्र गुफ्तार बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए ऑर्थोडॉक्सी रिलीजन की ख़त्म करने के लिए, पास्टरल सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैरिज और सोशल पोजीशन वुमेन की स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर सिख रिफॉर्म्स आते हैं। सिख रिफॉर्म, सिख सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट होता है, एस्टेब्लिश द खालसा कॉलेज एट अमृतसर। इसके बाद रियल इम्पिटेंस सिख रिफॉर्म गिवन बाय द अकाली मूवमेंट जो 1921 में आएगा। मेन एम ऑफ अकाली वॉज टू प्यूरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी। बट गवर्नमेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम अकाली मूवमेंट हैव टू पास न्यू गुरुद्वारा एक्ट। एक न्यू गुरुद्वारा एक्ट इसी चक्कर में आ गया और इसको फिर फॉलो करा जाने लगा। इसके बाद कई सारे सोशल अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम होते हैं बेटा, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप सोशल अपलिफ्टमेंट की अगर बात करेंगे तो ब्रह्म जी मालाबारी, इन्होंने एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज की बात की, एज कंसेंट एक्ट इन्हीं के चक्कर में आया। फिर DK कावे आए, इन्होंने विडोज़ के लिए
ही ओपनड विडोज़ होम नियर पुणे, वहाँ पे खोला एक विडोज़ के लिए रहने के लिए, और फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में डाली इन्होंने। और ही वॉज गिवन भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न बाद में दिया गया। विष्णु शास्त्री पंडित बेटा विडोरी मैरिज एसोसिएशन 1850s में डाला। एम.जी. रानाडे और अदर मेंबर्स विडोरी मैरिज एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। फिर करसोंडस मूलजी, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को गुजराती में स्टार्टेड सत्य प्रकाश इन गुजराती, और इन्होंने एडवोकेट किया विदोरी मैरिजेस को। इसके बाद हरबिलास सरदा, ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट इनके चक्कर में आया। ही इंट्रोड्यूस्ड बाय सरदा, हैंस ही कॉल्ड सरदा एक्ट, क्योंकि सरदा ने इंट्रोड्यूस किया था इसीलिए सरदा एक्ट भी बोलते हैं। इसके बाद बेटा आपके सामने है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए, कब हुए, कैसे हुए। तो आप इसे भी देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इससे में पता चल जाएंगी। ये देखिए मैं आप इसे भी जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसे भी एक बार यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे पढ़ पाएँ। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस किसने फाउंड की, क्या एम था। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में है। देखिए इसमें कई में मैंने ईयर्स दिया है, कुछ में नहीं दिया, तो जिसमें नहीं दिया उसको आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। सेल्फ डू कुछ काम कर लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। तो होपफुली आप सबने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको एक बार आप घर पे पढ़ लें, ये टेबल आपको याद हो जाएगा। अब हमारा जो बेटा अगला लेक्चर आएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगा। 1857 का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे हटाकर क्वीन का रूल आ गया हमारी कंट्री में, और क्वीन के रूल के बाद एजुकेटेड इंडियंस की क्या आइडियोलॉजी थी, इसके बाद कैसे इनका भ्रम टूटेगा और कैसे स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगा, उस पर होगी ये स्लाइड। तो अगले लेक्चर का वेट करें, बहुत जल्दी ये लेक्चर भी आपके सामने होगा। साथ में दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट एंड शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी चीज़ें भी लिंक चाहें तो आप टेलीग्राम लिंक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा जिसमें डेली पोस्ट डाले जाते हैं। फेसबुक लिंक को भी आप फॉलो कर लें, और कोविड-19 फैला हुआ है उससे बचने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।